नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भाषा के बारे में चॉम्स्की के विचार। इससे पहले के वीडियोस में सस्यूर और ब्लूमफील्ड के भाषा संबंधित विचारों को देख चुके हैं। वे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो चॉम्स्की पोलैंड मूल के अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तनों का श्रेय चॉम्स्की को ही जाता है। उन्होंने भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन और राजनीति की चार दीवारी को तोड़कर भाषा और मनुष्य के बीच के संबंधों की सांगोपांग तस्वीर खींचने की कोशिश की। चॉम्स्की ने अपने रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के द्वारा, यहाँ पर ये रूपांतरण निष्पादन व्याकरण यही चॉम्स्की का मेन कॉन्सेप्ट था, के द्वारा बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना का संबंध दिखलाते हुए भाषा विज्ञान की अनेक समस्याओं का समाधान किया। इनके पूर्व के भाषा विज्ञान केवल भाषा के प्रयुक्त रूप का ही अध्ययन करते थे। अब वो भाषा की संभावित क्षमता को भी विश्लेषण करने का प्रयास किए, है ना। चॉम्स्की ने अपनी पुस्तक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, इसमें भाषा विश्लेषण के लिए रूपांतरण की चर्चा की। इस प्रकार सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स उनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, ये भाषा विश्लेषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक भाषा विज्ञान में ध्वनि, रूप, वाक्य तथा अर्थ को संबंध करके विश्लेषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए चॉम्स्की का जो रूपांतरण निष्पादन व्याकरण इस विश्लेषण का श्रेष्ठ आधार बना। चॉम्स्की के व्याकरण ने भाषा के आंतरिक पक्ष या मानसिक पक्ष का विवेचन करते हुए आधुनिक से अधुनातन के सफर को तय किया। चॉम्स्की तथा उनके संप्रदाय के विद्वानों का कहना है कि भाषा जन्मजात गुण है। इससे पहले क्या कहा जाता था कि भाषा जो है ये हम लोग अर्जित करते हैं, अर्जित गुण है। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय हम कोई भाषा सीख के नहीं आते हैं, है ना। लेकिन चॉम्स्की का कहना है कि भाषा जन्मजात गुण है जो सिर्फ मानवों की विशेषता है, और इस बारे में वे तर्क भी देते हैं। यह मानव के विकसित मस्तिष्क के कारण ही है, अतः किसी और प्राणी में भाषा की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। बच्चा पैदा होने के बाद से ही भाषा द्वारा संप्रेषण और सीखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। संसार में कोई मानव समाज नहीं है जो भाषा का प्रयोग न करता हो। संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो भाषा का व्यवहार न करता हो। इस तरह भाषा व्यवहार तथा भाषा सीखने की प्रवृत्ति सार्वभौम है। अर्थात इनका जो कहना है कि भाषा जन्मजात गुण है और ये मुख्यतः मनुष्य का ही गुण है। अगर दूसरे जानवरों में भी ये गुण होता और वे अगर हमारे पास रहते, अर्थात हमारे पालतू जानवर होते, तो हमारे साथ रहते रहते वे भी बड़े होने पर क्या होते, हमारे जैसे भाषा बोलने में सक्षम हो पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, काहे कि उसका ऐसा जन्मजात गुण है ही नहीं। अर्थात सिर्फ परिवेश से ही लोग भाषा नहीं सीखता है, भाषा सीखने का एक जन्मजात गुण भी होता है। इस कारण हमें भाषा में कई सार्वभौम तत्व भी मिलते हैं, जैसे सभी भाषाओं में संज्ञा और क्रिया शब्दों का होना। इन सार्वभौम तत्वों के कारण भाषाओं के विश्लेषण की एक सामान्य रूपरेखा स्थापित की जा सकती है, जो वास्तव में भाषा की रचना को ही नहीं बल्कि भाषा बोलने की मानव की क्षमता और सृजनात्मक शक्ति को भी उद्घाटित करे।
सृजनात्मक शक्ति अर्थात नया कुछ सोचने की शक्ति, नया कुछ सृजन करने की शक्ति, है ना। ब्लूमफील्ड भाषा को एक समुदाय के व्यवहार की वस्तु मानते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्लूमफील्ड उनका जो विचारधारा था और अभी जो हम लोग चॉम्स्की के विचारधारा देख रहे हैं, तो दोनों के विचारधाराओं में क्या मौलिक अंतर है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनके सिद्धांत में कहीं भाषा के पीछे की मानसिक क्षमता का स्थान नहीं है, न ही इस कारण भाषाओं के सार्वभौम तत्वों का। ब्लूमफील्ड के अनुसार हर भाषा की व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है ना। ये किनका विचार है? ब्लूमफील्ड का। ब्लूमफील्ड का भाषा विज्ञान कई भाषाओं की व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर निर्मित है। भाषाओं में जितने वाक्य प्रकार मिलते हैं वे उनके व्याकरण का कलेवर बनते हैं। वो प्रदत्त डेटा पर आधारित है, जबकि चॉम्स्की का सिद्धांत डेटा पर आधारित नहीं बल्कि व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। तो ये भी एक मुख्य अंतर है ब्लूमफील्ड का कॉन्सेप्ट में और चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट में। इसी संदर्भ में चॉम्स्की व्याकरणिकता और ग्रहणीयता पर भी चर्चा करते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं एक वाक्य का कि कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। तो अगर देखा जाए तो व्याकरणिक ढंग से ये वाक्य क्या लगता है? सही लगता है, लेकिन फिर भी ये क्या है? हमारे लिए अग्राह्य है। अर्थात ये हुआ, इस वाक्य के उदाहरण के द्वारा वे समझाना चाहते हैं कि सिर्फ व्याकरणिक नियम में ही फिट होने से कोई भी शब्द क्या हो जाएगा? भाषा नहीं बन जाएगा, जब तक क्या करें? हम उसको ग्रहण ना करें, है ना। अर्थात दोनों चीज़ जरूरी है कि वो व्याकरणिक रूप से भी सही हो और समाज में उसका प्रचलन भी हो। इसका निर्णय भाषाभाषी अपनी मातृभाषा के जन्मजात क्षमता के आधार पर ही करते हैं। चॉम्स्की के अध्ययन का आधार वे संगठित वाक्य हैं जो व्याकरणिक भी हो और ग्राह्य भी हो। अर्थात भाषा वो है जिसमें व्याकरण का भी कॉन्सेप्ट हो और वो हम सब के लिए ग्राह्य भी हो, है ना। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा आदतों का समुच्चय है, जबकि चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय है जिनसे व्यक्ति भाषा के असीमित वाक्यों का उत्पादन करता है। इस कारण भाषा मात्र व्यवहार नहीं बल्कि नियमबद्ध व्यवहार है, ऐसा चॉम्स्की का मत है। व्यक्ति भाषा सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भाषा को सुनता है, भाषा का मन में विश्लेषण करता है और भाषा के नियमों को आत्मसात करता है। इन्हीं मन में अंकित नियमों के आधार पर वो भाषा के सही और ग्राह्य वाक्यों का उत्पादन करता है और पहचानता है। चॉम्स्की इन अंकित नियमों को आंतरिक व्याकरण कहते हैं। अर्थात ये व्याकरण जो है ये पुस्तकों में लिखी हुई नहीं है, ये हमारी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है और ये हम खुद ही इन नियमों को क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। इस आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को ही नहीं जानता और न ही उद्घाटित कर सकता है। अर्थात ये हमें पता नहीं है कि हम किस नियम से ये कर रहे हैं या किस नियम से इस प्रकार की भाषाओं को सीख रहे हैं, लेकिन क्या है? ये ऑटोमेटिक है कि हम जब कोई भाषा को सुनते हैं, है ना, मन में उसका विश्लेषण करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? उस भाषा के नियमों को आत्मसात करते रहते हैं। वो भाषा के प्रयोग मात्र से ही इसका उपयोग करता है। ये भी हम जानते हैं कि कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा, जो मानिए 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसको व्याकरणिक ज्ञान भले ही न हो, लेकिन फिर भी क्या है? वो सही रूप से भाषा को बोल पाने में समर्थ होता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आत्मसात करके आंतरिक विश्लेषण करके ही ऐसा करने में सक्षम हो पाता है।
आंतरिक व्याकरण से भाषा के वाक्यों की उत्पादन की शक्ति ही व्यक्ति की उत्पादक या फिर निष्पादक क्षमता है। चॉम्स्की के भाषा विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है इन आंतरिक नियमों को व्याकरण के क्रमिक नियमों के समुच्चय के रूप में दिखाना, जिससे हम व्याकरण के सहारे या संगणक आदि मशीन के प्रयोग से सही तथा ग्राह्य वाक्यों का निष्पादन कर सकें, है ना। यहाँ पे संगणक कंप्यूटर के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है ना, तो जैसे इसके सहारे हम क्या कर सकें, जो ग्राह्य वाक्यों का निष्पादन कर सकें। इसी कारण चॉम्स्की का व्याकरणिक संप्रदाय निष्पादन व्याकरण या निष्पादन मॉडल कहा जाता है। जो मैंने पहले भी बताया कि चॉम्स्की का जो ये मॉडल है उसको क्या कहा जाता है, व्याकरणिक संप्रदाय निष्पादन व्याकरण या फिर निष्पादन मॉडल, ये सब भी कहते हैं। अगर हम ब्लूमफील्ड के संप्रदाय के अनुसार प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में भाषा को माने तो भाषा के अनंत वाक्यों की रचना के विश्लेषण का सहारा हमारे पास आधार नहीं है। अर्थात भाषा के अनंत वाक्यों की रचना के विश्लेषण का हमारे पास आधार नहीं है। नियमबद्ध व्यवहार के रूप में भाषा को देखने के कारण ही हम व्यक्ति की इस सृजनात्मक शक्ति का स्पष्टीकरण दे पाते हैं। इस दृष्टि से सृजनात्मकता और निष्पादन क्षमता दोनों शब्द समान अर्थ देते हैं। सृजनात्मक शक्ति मन या मस्तिष्क का गुणधर्म है, जबकि निष्पादन क्षमता व्यक्ति में तो है ही, है ना। नियमों के स्पष्ट विवरण के साथ यह क्षमता व्याकरण में भी आ जाती है। ठीक है, तो चॉम्स्की भाषा विज्ञान के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांत को हमें व्याकरणों की खोज करने के लिए यांत्रिक ढंग से प्रविधि करने वाला अध्ययन नहीं मानना चाहिए, बल्कि वक्ता के आंतरिक व्याकरण या भाषा बोलने की क्षमता का भी वर्णन कर सके, ये गुण भी होना चाहिए। यह पर्याप्तता चॉम्स्की के मॉडल में है। यह व्याकरण न सिर्फ भाषा की रचना की विशेषताएं स्पष्ट करता है, बल्कि इससे भाषा बोलने का क्रम भी सार्वभौम होता है। जैसे अगर उदाहरण स्वरूप बोला जाए तो 6 साल तक सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में दक्ष हो जाते हैं। भाषा के अर्जन और व्यवहार में जैविक और मानसिक आधार इस संप्रदाय का प्रमुख अभिलक्षण है। भाषा के सही गलत आदि के निर्णय में आंतरिक क्षमता काम करते हैं और इसी को हम व्यक्ति का अंतर्ज्ञान कह सकते हैं। यह ज्ञान वाचकीय या अमूर्त वस्तु नहीं है, यह एक निश्चित जानकारी है, ये भाषा की रचना की जानकारी है। चॉम्स्की इसे दक्षता का नाम देते हैं। इसी तरह भाषा के व्यवहार्य या ग्राह्य होने का ज्ञान व्यवहार है। वाक्य की रचना दक्षता का क्षेत्र है और उक्तियों का अध्ययन व्यवहार का। अर्थात दोनों का क्या होता, सामंजस्य होना जरूरी है, अंतर्ज्ञान भी होना जरूरी है और उसमें दक्षता आना भी जरूरी है। अर्थात जो और इसका जो सस्यूर का जो सिद्धांत था, है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी से मैच भी कर रहा है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विश्लेषण का आधार भाषा का वो आदर्श वक्ता श्रोता है जो एक समरूप भाषा समुदाय का सदस्य हो और भाषा को अच्छे ढंग से जानता हो। उसका भाषा का ज्ञान ही उसकी भाषिक दक्षता है। भाषा वैज्ञानिक का काम है कि व्यवहार में व्यक्त भाषिक सामग्रियों में से वास्तविक भाषा क्षमता के अंतर्निहित नियमों की व्यवस्था को ढूंढ निकालना, है ना। तो ऐसा चॉम्स्की का कहना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।